अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आए तो द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। चीफ ऑफ ईरानियन आर्म्ड फोर्सेस सेंट्रल कमांड हेडक्वार्टर्स गुलाम अली राशिद ने कहा है कि हमें मालूम है ईरान के न्यूक्लियर और फौजी बेसिस पे इजराइल हमला करना चाहता है, लेकिन इतनी इजराइल के अंदर कैपेबिलिटी हकीकत में है नहीं। अनटिल एंड अनलेस अमेरिका उनकी सपोर्ट नहीं करता, अमेरिका की मर्जी के बिना इजरायली ये काम कर ही नहीं सकते। और इवन अगर अमेरिका ने इन्हें ऐसा करने का ग्रीन सिग्नल दे भी दिया तो वी विल क्रश इजराइल। उन्होंने खुले अल्फाजों में कहा कि वी विल क्रश देम। उन्होंने कहा कि हम इजरायली अहम तनसीबात जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको टारगेट करने की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल के एक बड़े न्यूज़ आउटलेट्स में से एक है, उन्होंने लिखा है कि टॉप ईरानियन कमांडर इजराइल कांट स्ट्राइक अस विदाउट यूएस ग्रीन लाइट। और सबसे जो खतरनाक बात ईरानियन कमांडर ने की है ना, वो ये की है कि अगर इजराइल हम पे हमला कर देता है, हमारे न्यूक्लियर या मिलिट्री टारगेट्स पर हमला करता है, तो हम हर तरफ से, अब ये इंपॉर्टेंट है, हर तरफ से हमला कर देंगे इजराइल के ऊपर। टाइम्स ऑफ इजराइल इस ईरानियन कमांडर, टॉप कमांडर के हवाले से लिख रहा है कि हम इन पे अटैक करेंगे, इजराइल पे, अ क्रशिंग अटैक ऑन ऑल बेसिस, सेंटर्स, पाथ्स एंड स्पेस यूज्ड टू कैरी आउट एग्रेशन विदाउट डिले। फौरी तौर पर हम रिस्पॉन्ड करेंगे और हर जगह से करेंगे। अच्छा, ये याद रहे कि इजराइल ने कहा हुआ है कि हम ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने नहीं देंगे। भले अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, ये सारे इत्तेहादी हमारे साथ मिलते हैं, नहीं मिलते, ईरान के साथ भली जौहरी मुआहदा कर लें, न्यूक्लियर पैक्ट दोबारा कर लें, लेकिन हम इंडिविजुअल कैपेसिटी में ये काम करेंगे। खुले अल्फाजों में इजराइल ने कई मरतबा ये वार्निंग दी है। इंडिविजुअल कैपेसिटी, ये भी ड्रामेबाजी है, वैसे ये भी ड्रामेबाजी है। इंडिविजुअल कैपेसिटी का ये जो एक मुहिम चलाई जा रही है, हम खुद करेंगे, ये भी ड्रामेबाजी है असल में। और ईरानी भी कह रहे हैं कि हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स पर हमला करने की ये जो बड़कें मार रहे हैं ना, ये बड़कें बंद करो। आप अकेले कुछ भी, इंडिविजुअल कैपेसिटी हमें मालूम है आप में कुछ भी नहीं है, अमेरिका के बिना तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। ईरान ने खुला कहा है इजराइल को कि इनके बिना तुम कुछ हो ही नहीं, तो इंडिविजुअल कैपेसिटी कहना बंद करो। हम जानते हैं ये सारी क्या ड्रामेबाजी है, ब्लेम शिफ्ट करना है, ब्लेम अमेरिका और उसके इत्तेहादियों से शिफ्ट करना है। असल में तुम उनसे ब्लेम हटा के पीछे से तुम्हारे वही होंगे, लेकिन आगे तुम खुद कह रहे हो कि हम इंडिविजुअल कैपेसिटी में कर रहे हैं, ताकि जो है ना फिर वो दूसरों पे इसका प्रेशर ना आए वगैरह वगैरह। लेकिन इन्होंने कहा कि हमें मालूम है ये बढ़के मार रहे हैं, पीछे इनके ये हैं। ईरान ने इजराइल को मैसेज दिया हुआ है कि कोई कुछ भी हो जाए ना, हम छोड़ेंगे नहीं आपको, हम फौरी तौर पर स्ट्राइक करेंगे। अच्छा, अब जैसा कि इस बात के हकीकी और प्रॉपर थ्रेट मौजूद है ना कि इजराइल ये जो चाहता है कि हम एक बड़ा हमला करके ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम को कम से कम 10 साल पीछे कर दें, इस पे वो अमल कर भी सकता है। इजराइल जो है ना वो इस पे अमल कर भी सकता है। तो ऐसे में पाकिस्तान देखें क्लियर है कि वो ईरान के साथ आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, इजराइल के खिलाफ लाइन लेगा। बांग्लादेश भी क्लियर है, साउथ एशिया के जो मुसलमान मुल्क हैं वो क्लियर हैं। लेकिन आप ये बताएं कि इंडिया कहाँ खड़ा होगा? कभी सोचा है आपने इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कभी कभी इतनी फजूल किस्म की मालूम होती है कई मुद्दों पे। इजराइल ईरान मुद्दे पे भी इंडियन फॉरेन पॉलिसी की एक टांग अगर आप देखें तो एक कश्ती में, ईरान वाली कश्ती में, दूसरी टांग आप देखेंगे तो वो दूसरी कश्ती में। इनको ईरान का तेल भी चाहिए, इनको ईरानी पोर्ट्स भी चाहिए, लेकिन इनको इजरायली हथियार भी चाहिए। तो सवाल यह है कि इसराइल अगर इस प्रकार की कोई हरकत करता है, ईरान के ऊपर हमला करता है, जो कि कभी भी कर सकता है, आपको अचानक से कोई खबर सुनने को मिल भी सकती है। पिछले 1-1.5 साल में कई मरतबा इसराइल ने ये अटेम्प्ट की भी है, ईरानी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पर उन्होंने साइबर और दीगर हमले किए हुए हैं पिछले 1-1.5 साल में, नियर फ्यूचर में भी कर सकता है। लेकिन अगर कोई ऐसा बड़ा वाक़या होता है और इसके नतीजे में अगर इजराइल ईरान क्लैश शुरू होता है, तो फिर इंडिया कहाँ खड़ा होगा? इंडियन रियासत अपनी जियोपॉलिटिकल और एनर्जी नीड्स वाली मजबूरियों के कारण ईरान को नहीं छोड़ना चाहती। जियोपॉलिटिकल और एनर्जी नीड्स, आई रिपीट, ये 2 फैक्टर हैं। इस वजह से ईरान एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, वो उनको नहीं छोड़ना चाहेंगे, लेकिन मिलिट्री नीड्स की वजह से। और वहाँ इंडिया के अंदर मौजूद भक्त गला फाड़ फाड़ के इजराइल की वकालत करेंगे, हिंदुत्व के गुंडे,
और हिंदुत्व की जो इंटेलेक्चुअल हैं वो याद दिलाइए, देखो याद करो 1971 में इजराइल ने हमारी हेल्प की, 1965 में इजराइल में हमारी हेल्प की, कारगिल में इन्होंने हेल्प की, ये किया वो किया, सब कुछ कर दिया सब कुछ। जबकि जो ईरान है वो मुल्क है जिसने हमारे दुश्मन, हमारे शत्रु पाकिस्तान को सबसे पहले एक्सेप्ट किया था, वगैरह वगैरह वगैरह। एक माहौल बनाएंगे, नैरेटिव बनाएंगे इजराइल के खिलाफ। 110% इजराइल के हक में नैरेटिव बनेगा इंडिया के अंदर, उसकी साइड लेने के लिए प्रयास होंगे और इंडियन सरकार एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर दबाव डाला जाएगा कि आप इजराइल की तरफ जाएं। तो ऐसे में क्या इंडिया हिंदुत्व के गुंडों की ये डिमांड सुन के इजराइल की साइड लेगा, या फिर अपने मुल्क की ग्राउंड रियलिटीज़ जो कि हकायक हैं इनको देखकर ईरान की साइड लेगा? क्योंकि हकायक ये हैं कि ईरान की ज़रूरत है इंडिया को। इस पे सोचना चाहिए कि इंडिया कहाँ जाएगा। इजराइल ईरान लड़ाई इंडिया के लिए भी एक कठिन परिस्थिति ला सकती है, टेंशन्स ला सकती है इंडिया के लिए। इंडिया के लिए ईरान क्यों ज़रूरी है? सिर्फ ऑयल और गैस के लिए नहीं। आपने एक टर्म सुनी होगी, कर्स ऑफ जियोग्राफी। इंडिया इसका शिकार है, कर्स ऑफ जियोग्राफी का। सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान के इंडिया के प्लान आपको याद होगा, तालिबान सरकार से पहले जब अफगानिस्तान में गनी सरकार थी उस दौर में ईरान में चाबहार से जुड़े हुए थे सारे प्लान, सेंट्रल एशिया जाने के और फिर अफगानिस्तान जाने के। ये सारे चाबहार ईरानी पोर्ट से जुड़े हुए थे वाया अफगानिस्तान, जो कि धपड़दूस हो गया प्लान। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार आने से मामला चौपट हो गया ना, पूरा पैसा डूब गया वहाँ पर। लेकिन एक और भी इंडिया का मंसूबा है मित्रों, एक और भी मंसूबा है इंडिया को यूरोप और रूस से जोड़ने के लिए। एक और भी मंसूबा है, उसे कहते हैं इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। इसके लिए भी इंडिया को ईरान की ज़रूरत है। ये भी ईरान से क्रॉस होता है। यूरोप और रूस वगैरह से जुड़ने के लिए ईरान चाहिए इंडिया को। ईरान जो है ना, ये लाइफ लाइन की हैसियत रखता है इंडिया के लिए। लेकिन फिर भी पाकिस्तान चाइना से लड़ने के लिए इजरायली हथियार भी चाहिए। हथियार की वजह से इजराइल भी लाइफ लाइन है। तो इंडिया क्या करेगा अगर ये जंग होती है दोनों की, ईरान और इजराइल? इंडिया क्या करेगा? न्यूट्रल? ओहो, अमेरिकी और इजरायली प्रेशर पर न्यूट्रल रह पाएगा इंडिया? इन दोनों मुल्कों के नहीं रह पाएगा न्यूट्रल, नहीं रह पाएगा। न्यूट्रल नहीं रह सकता इंडिया। इजराइल और अमेरिका के प्रेशर पर सरेंडर यकीनन करेगा। लेकिन सवाल यह है कि फिर इंडिया की कनेक्टिविटी का क्या होगा भाई? वो कोने में पड़ा हुआ मुल्क है। कैसे रशिया जाएंगे, कैसे जाएंगे यूरोप? इनके बिना, ईरान के बिना कैसे जाएंगे? सेंट्रल एशिया कैसे जाएंगे भाई? क्या होगा? ये भी तो एक बात है ना। ट्रेड का क्या होगा? ट्रेड के लिए तो कनेक्टिविटी चाहिए ना, वो कहाँ से आएगी फिर ईरान के बिना? तो बड़े मुश्किल हालात, अगर आप गौर करें ना इसमें, इंडिया के लिए बड़े मुश्किल हालात इजराइल और ईरान की जंग में हो सकते हैं। और इंडिया के लिए फैसला करना बहुत मुश्किल हो सकता है कि किधर जाना है। मोस्ट प्रोबेबली इंडिया जाएगा इजराइल की तरफ, मोस्ट प्रोबेबली उधर जाएगा, लेकिन ओपनली इसको शो नहीं करेगा। डीप स्टेट इंडिया की इजराइल के साथ ही जुड़ी रहेगी, क्योंकि चाइना के लिए उनको कोई हथियार देने को तैयार नहीं है। और रशिया की जो सप्लाई लाइन है उन पर वो रिलाय कर नहीं सकते, रशियन सप्लाई लाइन पर। वो चाइना की वजह से कभी भी धोखा दे सकती है ड्यूरिंग द वॉर। लेकिन इंडिया को लगता है कि इजराइल की जो सप्लाई लाइन है हथियारों की, वो धोखा नहीं दे सकती। लेकिन सप्लाई लाइन के लिए भी जो रूट है, इवन इजराइल तक पहुंचने के लिए भी जो रूट है, वो भी ईरान है ना मित्रों। क्या करें, वो भी ईरान है, उसके लिए भी ईरान चाहिए इंडिया को। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा गड़बड़ एक हो गई है इंडिया के लिए। इंडिया की ये जो एक किस्म की पहले लव फॉर और मलाइज फॉर नन वाली पॉलिसी हुआ करती थी, वो नॉन अलायंस मूवमेंट में था इंडिया पहले। लेकिन फिर दुनिया बदली है और इंडिया ने मोदी साहब के खास तौर पर आने के बाद ये जो साइडें लेना शुरू कर दी, अमेरिका की साइड पे ली है, फिर दोबारा उसको बैलेंसिंग करने की कोशिश कर रशिया की तरफ जाने के लिए। ये सारी जो घटपट हो गई, खिचड़ी पक गई है पूरी की पूरी। इंडिया के फॉरेन रिलेशन समझ में नहीं आते, किधर का सर किधर है, पैर किधर है, कुछ समझ में नहीं आता। एक ही वक्त में वो ईरान के साथ भी है, एक ही वक्त में इजराइल के साथ भी है, एक ही वक्त में वो चाइना के साथ है भी, नहीं भी है, चाइना के साथ लड़ भी रहे हैं, ट्रेड भी कर रहे हैं, सब कुछ खिचड़ी पकी हुई है। अमेरिका के साथ भी है, रशिया के साथ भी है। मतलब आपको कोई सर पैर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का नज़र नहीं आता, और ये इंडिया को हर्ट करेगी। इन नियर फ्यूचर में अगर कोई बड़ा क्लैश होता है ना इंडिया के दो इत्तेहादियों के बीच, इंडिया के दो ऐसे मुल्कों के बीच अगर कभी भी क्लैश हुआ जिनके आपस में रिलेशंस बेहतर नहीं है, तो ये मामला इंडिया के गले पड़ सकता है। मिसाल के तौर पर यूक्रेन में अगर आप देखें, नेटो एक तरफ है, नेटो वालों ने खुल के कह दिया हुआ है कि भाई हम तो बचाएंगे यूक्रेन को, उन्होंने खुल के कहा हुआ है। नेटो यानी अमेरिका। तो अगर नेटो उधर आ जाता है और उधर से रशिया, तो इंडिया क्या करेगा? उधर से रशिया से किस तरह होगा इंडिया का मामला? यूक्रेन में भी गल जो है ना वो गले में पड़ी हुई है, बात गले में पड़ी हुई है। उधर से नेटो आ रहा है, उधर से रशिया आ रहा है, अब इंडिया क्या करेगा, किधर जाएगा? इधर से ईरान आ रहा है, उधर से इजराइल आ रहा है, दोनों इंडिया के साथ, दोनों अच्छे रिलेशंस, क्या करेगा इंडिया?
तो इंडिया के लिए मामलात कोई अच्छे नहीं है। ये सोचना पड़ेगा कि ये क्या फॉरेन पॉलिसी बीजेपी सरकार ने बना दी हुई है इंडिया की। बिल्कुल एक अच्छा बैलेंसिंग एक रिलेशंस हुआ करते थे मनमोहन के दौर में, मनमोहन सिंह साहब के दौर तक बड़ा ज़बरदस्त इंडिया बैलेंसिंग एक काम करता था। कि अभी सिचुएशन ऐसी हो गई कि इंडिया को साइडें लेनी पड़ेंगी, और साइडें लेने में फिर इंडिया का अपना भी नुकसान तो तय बात है। जिस साइड की तरफ जाएगा तो उसका जो हरीफ होगा, राइवल, वो इंडिया को हर्ट करेगा, डेफिनेटली हर्ट करेगा।